जैसे बेसिस फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, कुछ बेसिस है जिसके थ्रू मार्केट स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। तो सबसे पहला बेसिस होता है नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स, है ना। देखो किसी भी मार्केट स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हमको देखना होता है उस मार्केट के बायर एंड सेलर्स को, है ना। द बायर एंड सेलर्स इन द मार्केट कमोडिटी एक्सरसाइज ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। देखो किसी मार्केट में जितने ज्यादा बायर और सेलर होंगे, है ना, जितनी ज्यादा बायर और सेलर की वॉल्यूम होगी, है ना, वो मार्केट उतना ही ज्यादा, है ना, प्राइस ऑफ कोई कमोडिटी के प्राइस को क्या करेगा बेटा, इन्फ्लुएंस करेगा। क्या करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा। इफ देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर इन द मार्केट द सिंगल बायर सेलर कैन नॉट इन्फ्लुएंस प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अगर किसी मार्केट में बहुत ज्यादा बायर्स हैं और बहुत ज्यादा सेलर्स हैं, है ना, तो उस मार्केट में जो एक सिंगल सप्लायर होगा या बायर होगा वो कभी प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा, है ना। इफ देयर इज वन सेलर इज कमोडिटी सच ए रेलवे देन सेलर ग्रेट कंट्रोल बाय द प्राइस, है ना। जैसे यहाँ पर अगर एक ही सेलर होगा किसी कमोडिटी का तो कहीं ना कहीं से वो अगर देखा जाए तो मार्केट को पूरा कंट्रोल करेगा, यानी कि उसकी मोनोपोली हो जाएगी, है ना। तो इस प्रकार से पहला अगर हम मार्केट स्ट्रक्चर डिसीजन में देखें तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स हैं जो मार्केट स्ट्रक्चर के डिसीजन को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। दूसरे नंबर पे आता है नेचर ऑफ द कमोडिटी। देखिए कोई भी गुड्स किस नेचर की है ना, उसके उस नेचर से भी मार्केट स्ट्रक्चर क्या हो जाता है बेटा, इफेक्ट होता है। जैसे हम बात करें द नेचर ऑफ कमोडिटी हैज ए ग्रेट इम्पैक्ट, है ना, ऑन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इफ कमोडिटी इज होमोजीनियस, कैसी कमोडिटी होगी, सिमिलर होगी या होमोजीनियस होगी, तो प्राइस, है ना, नेचर, तो देन इट शुड यूनिफॉर्म प्राइस, उसके प्राइस भी क्या होंगे, कहीं ना कहीं सिमिलर मिलेंगे, क्योंकि एक ही टाइप के गुड्स है, होमोजेनियस गुड्स है। यानी कि जैसे हम बात करें गुड्स में पेन पेपर एक्सेट्रा, है ना, होमोजेनियस गुड्स का मतलब ये मानो कि सिमिलरिटीज है, मतलब उसके टाइप और भी गुड्स मार्केट में अवेलेबल है ना, सेम टू सेम। इफ कमोडिटी इज हेट्रोजीनियस इन नेचर, है ना, नॉट आइडेंटिकल टोटली डिफरेंट गुड्स, है ना, किसकी बात कर रहा है, टोटली डिफरेंट गुड, सच ए डिफरेंट टूथपेस्ट ब्रांड, है ना, तो सोल्ड डिफरेंट प्राइजेस। सिंपल सी चीज है, अगर कोई कमोडिटी है वो होमोजीनियस नेचर की है, मतलब उससे मिलती जुलती और भी कमोडिटी मार्केट में है, तो आप मार्केट के प्राइस को ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर पाओगे। जैसे हम वेजिटेबल मार्केट में चले जाएं अगर, है ना, जैसे टमाटर है, आलू है, तो ये होमोजीनियस है, और उस मार्केट में अगर देखा जाए तो कंप्लीटली जगह पे वो उसी रेट के समथिंग में मिल रही होती है ना। अगर 40 रुपीज के चल रहा है तो पूरे मार्केट वो 40 रुपीज के जी चल रहा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे गुड्स डिफरेंट नहीं है। लेकिन यहीं पर हेट्रोजीनियस हो जाए, अगर जो कमोडिटी है वो अलग अलग टाइप की हो जाए, जैसे हम पेस्ट में देख सकते हैं, टूथपेस्ट में कोलगेट है ना, पेप्सोडेंट है, डाबर का है, तो ये क्या है, ये अलग अलग क्या हो जा रहे हैं, ब्रांड है, अलग अलग प्रोडक्ट हो रहे हैं। तो जब भी हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट होगा तो आप अलग अलग प्राइस चार्ज करोगे, लेकिन होमोजीनियस प्रोडक्ट होगा, मतलब सिमिलर प्रोडक्ट होगा, तो आप सिंगल कमोडिटी में एक सेम लेवल ऑफ प्राइस चार्ज करोगे। तो ये भी कहीं ना कहीं मार्केट के स्ट्रक्चर को क्या करता है, इफेक्ट करता है, डिसाइड करता है। फिर आता है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट्स ऑफ फर्म, है ना। देखो मार्केट स्ट्रक्चर को फर्म की एंट्री और एग्जिस्टेंस दोनों ही क्या करती है, इफेक्ट करती है। अगर फ्रीडम इन एंट्री एंड एग्जिस्टेंस फर्म रिजल्ट इन प्राइस स्टेबिलिटी मार्केट, है ना। However, restriction of the new firm exist to existing ones lead from influence the price goods and services। देखो बहुत ही सिंपल सा है, अगर किसी मार्केट में कोई फर्म आसानी से आ सकती है और जा सकती है, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो उस मार्केट में प्राइस क्या रहेगा बेटा, हमेशा क्या रहेगा, प्राइस क्या रहेगा, मार्केट का स्टेबिलिटी रहेगी, मतलब एक फिक्स प्राइस रहेगा, है ना। लेकिन अगर मार्केट ऐसा है जहां पर किसी और फर्म के इंटर होने पर रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो वहां पर प्राइस क्या रहेगा बेटा, इन्फ्लुएंस करेगा किसको, गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस को। तो नो फेयर कंपटीशन ऑन अदर एग्जिस्टिंग फर्म न्यू फर्म। तो यहाँ पर क्या होगा, जब रिस्ट्रिक्शंस होगा तो प्राइस की स्टेबिलिटी आपको नहीं मिलेगी। क्यों, क्योंकि जब तक मार्केट में एक अकेला फर्म है तो वो पूरी तरीके से प्राइस को क्या कर लेगा, कंट्रोल करेगा, है ना, और उसके हिसाब से वो क्या करेगा, डिमांड सप्लाई करेगा गुड्स की। लेकिन यहीं पर अगर उस मार्केट में और भी फर्म आ सकती है तो क्या होगा, उस सिंगल फर्म के ऊपर एक प्रेशर होगा, तो कहीं ना कहीं मार्केट को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो ये भी है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट फर्म, है ना। फिर आते हैं नॉलेज ऑफ मार्केट कंडीशन। देखिए नॉलेज की जो बात करें तो वही मार्केट स्ट्रक्चर का ही पार्ट है, ठीक है ना। इफ द बायर्स एंड सेलर्स आर अवेयर ऑफ द मार्केट कंडीशन एंड हैव फुल नॉलेज अबाउट देम द यूनिफॉर्म प्राइस गुड्स एंड सर्विसेज प्रिवेल्स। देखो अगर ऐसा मार्केट हो जाए जहां पर जो बायर्स हैं और जो सेलर हैं उनको मार्केट के बारे में पूरा नॉलेज है ना, उनको सारी चीजें पता है कि मार्केट में कौन सी गुड्स किस प्राइस में मिल रही है
है ना, किस क्वालिटी की मिल रही है और उसमें क्या क्या डिफरेंसेस है, जो भी क्वालिटीज है उन चीजों की। तो वैसे मार्केट में जो प्राइस होगा वो क्या होगा आपका, यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म मतलब हर जगह जिस भी सेलर के पास आप जाओगे आपको सेम लेवल प्राइस बताएगा, है ना, कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं कर पाएगा, है ना, इन द मार्केट। वेयर एज द बायर्स एंड सेलर्स अनअवेयर, अगर ऐसा मार्केट हो जाए जहां पर बायर्स और सेलर्स वो गुड्स या कम्युनिटी के बारे में नहीं जानते हैं, है ना, देन सेलर आर इन पोजीशन चार्ज देयर कस्टमर डिफरेंट प्राइस, तो क्या करेगा सेलर अपने कस्टमर्स को डिफरेंट प्राइस चार्ज कर देगा। क्यों कर देगा, क्योंकि क्लियर है कि कस्टमर को अवेयरनेस है ही नहीं प्रोडक्ट के बारे में, तो कहीं ना कहीं से अलग अलग क्वालिटीज बता के प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को क्या करेगा, किसी और हायर प्राइस पर परचेस करने के लिए क्या कर देगा, इन्फ्लुएंस कर देगा। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो नॉलेज जो होती है मार्केट के कंडीशन की वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। किसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बेटा, तो वो मार्केट के स्ट्रक्चर को डिसाइड करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब आते हैं मोबाइलिटी ऑफ गुड्स, है ना, मोबिलिटी ऑफ गुड्स एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, है ना। अगर हम बात करें फ्री मूवमेंट है, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब लेबर हो गया, कैपिटल है ना, वन टू प्लेस टू अदर प्लेस, ये आसानी से क्या कर सकती है, मूव कर सकती है। तो उस मार्केट में जो प्राइस होगा वो यूनिफॉर्म होगा, सेम होगा। क्यों, क्योंकि क्लियर है अगर कहीं पे कम प्राइस मिल रहा होगा तो लेबर जो है, जो कि इनपुट प्रोडक्शन का पार्ट है, वो क्या हो जाएगा, कहीं और चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक इन्फ्लुएंस होगा कि मार्केट में उनको सही रेट मिलेगा, एक प्राइस सेम मिलेगा। इफ द मूवमेंट फैक्टर प्रोड्यूस डिड नॉट फ्री देन मे डिफर फॉर द ईच अदर, अगर ये फ्रीली मूव नहीं कर पा रहे हैं जो भी प्रोडक्शन के फैक्टर हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो लेबर हो, है ना, और भी जो चीजें, लैंड है, कैपिटल है, ये सब अगर फ्रीली एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां पर फिर प्राइस क्या होगा, आपका जो मार्केट होगा वो उसके प्राइस क्या होंगे, काफी डिफर होंगे। लेकिन ऐसा मार्केट जहां पर ये सारी चीजें मूव कर पा रही हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, तो वहां पर क्या होगा, जो प्राइस लेवल होगा वो क्या होगा, हमेशा स्टेबल होगा या यूनिफॉर्म मिलेगा आपको। तो ये कुछ मार्केट स्ट्रक्चर के क्वालिटीज है जिससे किसी मार्केट का स्ट्रक्चर डिसाइड होता है। आगे हम करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर, जिसमें हमने देखा था कि मार्केट स्ट्रक्चर मार्केट के नेचर और डिग्री ऑफ कंपटीशन के ऊपर डिपेंड करता है, उसी के थ्रू क्या होता है, डिसाइड होता है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो ये सारी भी कुछ क्वालिटीज हैं जो किसी मार्केट के स्ट्रक्चर को क्या करती है, डिसाइड करती है। जैसे फ्रीडम ऑफ द ऑफ मूवमेंट ऑफ फर्म, है ना, नॉलेज ऑफ मार्केट कंडीशंस एंड मोबाइलिटी ऑफ गुड्स एंड फैक्टर्स, इसके पहले नंबर ऑफ बायर्स, है ना, कंपटीशन, ये कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हैं जो मार्केट के स्ट्रक्चर को क्या करती है बेटा, डिसाइड करने में, ये डिटरमाइन करती है।